जी, अब आ रही है आवाज़? हेलो? जी, अब आ रही है? ओके, फाइन। अच्छा, हमारा थोड़ा-सा एक लास्ट टॉपिक रह गया है होमोजेनाइज़ेशन, ठीक है? छोटा-सा टॉपिक है, इसको हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर क्लास एंड करते हैं। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन हम देख लेते हैं कि आज के दिन सारी हो सकती हैं या कल, मोस्ट प्रोबेबली कल के डे ही हमें शेड्यूल करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि अभी ये कंटेंट है, आई गेस एक ज़ूम मीटिंग तो जाएगी हमारी इसमें और फिर एक क्विज़ भी लेना है। कोर्स जैसे ही हमारे कंटेंट खत्म होते हैं, कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो एक 30 या 30 मिनट का या 1 आवर का एक क्विज हो जाएगा। जिस अच्छा, 1 मिनट। अब ठीक है आवाज़? जी स्टूडेंट्स, नाउ वॉइस क्लियर? ओके। मैंने अभी ये कहा है कि हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रह गया है होमोजेनाइजेशन का, जिसे हम अभी आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्विज होगा और जो है जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन है वो हम आज या जो रह जाएँगी रिमेनिंग वो कल स्केड्यूल कर लेंगे, ठीक है? वो मैं आपको बता दूँगी, वो इवैल्यूएशन ही होगी ना। अच्छा, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का थोड़ा-सा मैं आपको ये बता दूँ सिनेरियो, वरना फिर बार-बार आप व्हाट्सएप करके पूछ रहे होंगे। एक तो ये कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के टाइम जो आपको स्केड्यूल टाइम होगा, उसमें तमाम ग्रुप मेंबर्स की मौजूदगी ज़रूरी है, ठीक है? ऐसा ना हो कि अगर 3 मेंबर्स का ग्रुप है तो 2 अवेलेबल हैं, तीसरा अवेलेबल नहीं है। तीनों एट अ टाइम ऑफ इवैल्यूएशन ऑनलाइन जो है वो प्रेज़ेंट होंगे। ठीक है, सेकेंडली आपने करना ये कि जो आपका स्केड्यूल टाइम है, लेट्स सपोज अगर ग्रुप 1 जो मेरे पास लिस्टिंग है उसको मैं कह रही हूँ कि लेट्स सपोज आज 5 बजे उनकी इवैल्यूएशन है, ठीक है? तो आपने ये करना है कि आपस में कोऑर्डिनेट करके, अगर 3 ग्रुप मेंबर्स का ग्रुप है तो कोई एक स्टूडेंट ज़ूम की आईडी बनाएगा, मीटिंग लिंक अपने तमाम मेंबर्स को शेयर करेगा और अपना टाइम जो 5 बजे है उससे एटलीस्ट 5 मिनट पहले मुझे भी वो लिंक आप शेयर करेंगे। ठीक है? ताकि 5 बजे तक हम सबके पास 5 बजे से पहले-पहले जो आपके ग्रुप मेंबर्स हैं और मेरे पास आपकी मीटिंग का लिंक मौजूद हो। ठीक है? ठीक 5 बजे मीटिंग हम जॉइन कर लेंगे उसी टाइम पे, जो स्केड्यूल टाइम होगा, ताकि उस स्केड्यूल टाइम के अकॉर्डिंगली आपकी इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है एट द एंड ऑफ क्लास मैं अभी स्केड्यूलिंग कर दूँ, जब क्लास कंटेंट सब खत्म हो जाए, क्विज़ भी हो जाए, क्विज़ उसके अलावा जो है मैं आपके साथ हो सकता है क्लास टाइमिंग में ही मैं अभी आपको ज़ूम पे ही बता दूँ कि किस ग्रुप का किस टाइम पे, या ऐसा भी हो सकता है कि मैं व्हाट्सएप पे लिस्टिंग करके भेज दूँ। ठीक है? तो वो हम देख लेते हैं कि हमारे कंटेंट कितनी जल्दी कवर होते हैं। अगर एक ज़ूम मीटिंग में हमारे होमोजेनाइज़ेशन का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो आधे 1 घंटे का क्विज़ करके फिर हम इवैल्यूएशंस रख लेती हैं जितनी हो सकती हैं। या हम कल भी रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम मैं पहले से स्केड्यूल दे दूँगी तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ताकि आप लोग भी प्रिपेयर होंगे और मैं भी उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली हम वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर कल हमें अर्ली मॉर्निंग से रखनी पड़ेंगी, ताकि 12 बजे से पहले-पहले हम फ्री हो जाएँ। तो मतलब दिन 12 बजे से पहले-पहले फ्री हो जाएँ। ठीक है, तो जो लोग चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, आज देना चाह रहे हैं वो आज दे दें। जो जिनके लिए आज फिज़िबल नहीं है वो कल दे दें। ठीक है, हार्डली 15 मिनट या 20 मिनट की इवैल्यूएशन होगी, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो लोग आज देना चाह रहे हैं, वो अपना सूटेबल सारे ग्रुप मेंबर से पूछ के सूटेबल टाइम बता दें, उस टाइम पे मैं भी अगर फ्री होंगी तो हम उस टाइम पे भी इवैल्यूएशन रख लेंगे। रात में किस टाइम? रात में आफ्टर 10 या आफ्टर 10:30? ठीक है, आफ्टर 10। तो मुझे ये व्हाट्सएप पे जो है ना अपने ग्रुप का एक मेंबर लिस्टिंग भेज दे कि जो आज देना चाह रहा है और टाइम बता दे। फिर मैं उस टाइम के अकॉर्डिंगली ओके कर दूँगी कि ये टाइम सही है या नहीं है। ठीक है, आफ्टर 10। ठीक है, तो हम 10 से 10:20 के एक स्लॉट रख लेंगे, 10:20 से 10:40 तक के एक स्लॉट रख लेंगे, एक स्लॉट 10:40 से 11 तक। तो 3 ग्रुप्स तो ये हो गए।
हाँ, मैं सेटिंग चेंज कर दूँगी। उसमें आप लोग इर्रेलेवेंट डिस्कशन इतनी ज़्यादा करते हैं कि मुझे प्राइवेसी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इवैल्यूएशन का कोई मसला नहीं है, वो हम टाइम सेटल डाउन करके जो है वो किसी भी टाइम रख लेंगे, उसका ऐसा कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। मेन ये है कि हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाए, क्विज़ हो जाए, इवैल्यूएशन तो आज या कल हम किसी भी टाइम पे रख सकते हैं, हार्डली 15 टू 10 मिनट्स लगेंगे एक ग्रुप में। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने कल स्टेट मशीन डायग्राम डिस्कस की थी कि स्टेट मशीन डायग्राम क्या होती है, उसके डिफरेंट केस स्टडीज देखी थी। ये हमने लास्ट टाइम एटीएम की स्टेट मशीन डायग्राम डिस्कस की थी, फिर इससे रिलेटेड मैंने आपका क्विज भी लिया था कल। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन इज दैट कि आपने ये जो एनालिसिस और डिज़ाइन किया है, जो अलग-अलग आपने सिस्टम को मॉड्यूल्स में ब्रेक करके एनालिसिस और डिज़ाइन किया है, उसको आप आपस में लेट्स सपोज जब एनालिसिस एंड डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है, नाउ यू इंटीग्रेट इनटू इट अ सिंगल सिस्टम। सो होमोजेनाइजेशन मीन्स ब्लेंड इनटू अ स्मूथ मिक्सचर, मीन्स आप इंटीग्रेट करें कंटेंट्स को। आपने जो एनालिसिस और डिज़ाइन किया आप उसको कंप्लीट करके कंपाइल वे में करके एक होमोजेनाइज्ड वर्जन पेश करें। As more use cases and scenarios are developed, it is necessary to make the model homogeneous. क्योंकि आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा frequent requirement चेंजेस आ रहे होते हैं, तो उन चेंजेस की बेसिस पे आपका यूज केस भी बार बार अपडेट हो सकता है, आपके और सिनेरियोज ऐड ऑन हो रहे हैं, आपके और फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं, तो उसकी वजह से ज़रूरी है कि आप अपने मॉडल को होमोजीनियस रखें। ऐसा ना हो कि कोई रिक्वायरमेंट या कोई सिनेरियो मिस आउट हो जाए आपके मॉडल से। तो मॉडल होमोजेनाइजेशन इज दैट कि आपकी जो बार-बार फ्रीक्वेंट चेंजेस आ रही हैं, उन फ्रीक्वेंट चेंजेस को भी आप अपने मॉडल में ऐड ऑन करते रहें और अपने मॉडल में इंटीग्रेट करते रहें। This is especially true if multiple teams are working on different parts of the मॉडल। लेट्स सपोज अगर हम रेड की बात करें, सो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल में हमने क्या देखा था कि हम एक प्रोजेक्ट को डिफरेंट मॉड्यूल्स में ब्रेक करते हैं और हर मॉडल डिफरेंट टीम को असाइन कर देते हैं। प्रोजेक्ट एक ही होता है, लेकिन एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल टीम्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट पे, डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली जब वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को, उस डिजाइन मॉडल को, ओवरऑल आपके सिस्टम के मॉडल को इंटीग्रेट करना और एक जैसा रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि एक टीम किसी और डायरेक्शन में काम कर रही है, दूसरी टीम किसी और डायरेक्शन में काम कर रही है। तो इसीलिए होमोजेनाइजेशन ज़्यादा ज़रूरी वहाँ पर है, जब आपके एक प्रोजेक्ट के मल्टीपल मॉड्यूल्स पे मल्टीपल टीम्स काम कर रही हों, अलग-अलग मेथड्स पे। तो इसीलिए होमोजेनाइजेशन इज़ नेसेसरी। हमारे पास यूज़ केसेस और सिनेरियोज़ जो हैं वो हम रिटन वर्ड में लिख रहे होते हैं। यूजुअली यूज़ केसेस को लिस्ट डाउन कर दिया, फीचर लिस्ट डाउन कर दिया, यूज़ केस डायग्राम बना दी, यूज़ केस के फ्लो ऑफ इवेंट्स बता दिए या अपने सिस्टम का सिनेरियो बता दिया। सो हमारे पास जो है ये पॉसिबिलिटी है कि लोगों में उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो। मतलब जो रिटन वर्ड है या जो सिनेरियो है, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। एट दिस टाइम क्लासेस में भी कंबाइंड, क्लासेस में भी स्प्लिट इनटू मल्टीपल। अब हमारे पास क्या होगा, जब हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे चीज़ों को, तो इंटीग्रेशन करते वक्त कुछ क्लासेस कंबाइन होंगी आपस में, कुछ क्लासेस स्प्लिट होंगी, कुछ क्लासेस एलिमिनेट भी हो सकती हैं हमारे मॉडल पे। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में हम चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट लेवल में बता रहे होते हैं, तो जैसे जैसे हमारे पास लोअर लेवल डिटेल्स आती चली जाती हैं, हमारा मॉडल और ज़्यादा रिफाइन होता चला जाता है। तो उस रिफाइनमेंट के प्रोसेस में हम बहुत सारी क्लासेस ऐसी होंगी जो मर्ज हो जाएंगी, बहुत सारी क्लास ऐसी होगी जो मल्टीपल क्लासेस से भी ब्रेक हो सकती है। जैसे हमने इनहेरिटेंस पढ़ी थी कि हमें लग रहा है कि अगर एक पर्सन की क्लास है, उसको जाके हम डॉक्टर और जो है वो पेशेंट की क्लास में ब्रेक करते हैं, फिर पेशेंट को फिर हम फर्दर ब्रेक करते हैं कि आउट पेशेंट भी हो सकता है, और हमारे पास जो है वो वॉक इन पेशेंट भी हो सकता है और एडमिटेड पेशेंट भी हो सकता है। इसी तरह डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर्स में भी हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ सकती हैं। तो हम स्प्लिट कर रहे हैं, आगे जाके क्लासेस स्प्लिट भी हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी क्लासेस को हम एक क्लास में मर्ज कर दें, और कुछ क्लासेस जो हमें लग रहा हो कोई यूजलेस हैं या रिडंडेंट हैं, जो एक ही काम दो क्लासेस कर रही हैं, तो हम उनमें से एक क्लास को एलिमिनेट कर दें। तो ये सब चार सारी चीज़ें होमोजेनाइजेशन के प्रोसेस के अंदर आती हैं। this this is just the natural maturation of the model during the project लाइफ साइकिल। इसको हम क्या कह रहे हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के मॉडल को मेच्योर करते चले जा रहे हैं। मीन जैसे जैसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स और ज़्यादा फिल्टराइज होती जा रही हैं, फाइनलाइज होती जा रही हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम अपने मॉडल को फिल्टराइज कर रहे हैं, अपने मॉडल को और ज़्यादा रिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कंबाइनिंग क्लासेस क्या होती हैं। जो हमने तीन डिफरेंट सिनेरियोज पढ़े, कंबाइनिंग क्लास, डिफरेंट क्लासेस,
स्प्लिटिंग ऑफ क्लासेस इनटू मल्टीपल क्लासेस एंड एलिमिनेशन ऑफ क्लासेस। तो इसके हम कुछ सिनेरियोज डिस्कस करते हैं कि किन केसेस में क्लासेस कंबाइन होंगी, किन केसेस में एलिमिनेट होंगी और किन केसेस में फर्दर क्लासेस में स्प्लिट हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट टीम जो है वो डिफरेंट सिनेरियोज पे काम कर रही हैं। A class may be called by different name। हो सकता है एक ही क्लास जो सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रही हो, अलग अलग टीम उसको डिफरेंट नेम से यूज कर रही हो। द नेम कॉन्फ्लिक्ट मस्ट बी रिजॉल्व। दिस इज accomplished mainly through model walkthroughs। ठीक है, अब ये कॉन्फ्लिक्ट को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मल्टीपल टीम्स में एक ही क्लास डिफरेंट नाम से कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं क्रिएट करी। सो वी कैन सॉर्ट इट आउट बाय यूजिंग मॉडल वॉकथ्रूज, यानी कि हम अपने मॉडल को डिफरेंट रिव्यू की एक्टिविटीज से गो थ्रू करें, अपने मॉडल को बार बार इवेलुएट करें, सो दैट उस मॉडल की एक ही डेफिनेशन, एक ही अंडरस्टैंडिंग तमाम टीम के पास हो। ऐसा ना हो कि एक मॉडल को एक टीम की अलग अंडरस्टैंडिंग है, दूसरी टीम की अलग अंडरस्टैंडिंग है। तो हम अपने मॉडल को वॉक थ्रू करें, मींस एक रिव्यू के प्रोसेस से गुजारें जिसके थ्रू हमारा मॉडल जो है इवेल्युएशन के प्रोसेस से होता हुआ फिल्टराइज होता हुआ टीम्स के पास पहुंचे। एग्जामिन ईच क्लास अलोंग विथ इट डेफिनेशन। अब वो जो हम कह रहे हैं कि जो इवेल्युएशन होगी वो कैसे होगी? एग्जामिनेशन ऑफ ईच क्लास अलोंग विथ इट्स डेफिनेशन। उस मॉडल के अंदर जितनी भी क्लासेस आपने डिफाइन की हैं, आप उन क्लासेस को इवेलुएट करें उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कि उन क्लासेस को क्रिएट करने का पर्पस क्या है। ऑल्सो एग्जामिन द एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस डिफाइंड फॉर द क्लासेस। उन क्लासेस के अंदर जो एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस आपने डिफाइन किए हैं, आप उसको भी इवेलुएट करें। एंड लुक फॉर द यूज ऑफ सिनोनिम्स, और जो एक जैसे नेम्स हो वही यूज करें। वन शुड डिटरमाइन दैट टू क्लासेस आर डूइंग द सेम थिंग। अगर आपको लग रहा है अपने मॉडल को रिव्यू करने के बाद कि दो क्लासेस एक ही काम कर रही हैं, चूज द क्लास विद द नेम दैट इज क्लोजेस्ट टू द लैंग्वेज यूज्ड बाय द कस्टमर। तो आप उन दोनों क्लासेस में से कौन सा नाम चूज करेंगे? लेट्स सपोज एक क्लास का नाम अलग है, दूसरी क्लास का नेम अलग है, तो आप वो नेम फाइनलाइज करेंगे जो कस्टमर की लैंग्वेज के ज्यादा क्लोजेस्ट है, जिसको कस्टमर ज्यादा इजीली डिफाइन कर सके। पे केयरफुल अटेंशन टू द कंट्रोल क्लासेस क्रिएटेड फॉर द सिस्टम। जो आपकी कंट्रोल क्लासेस आप अपने सिस्टम के लिए बना रहे हैं, उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको जो है वो अटेंशन देनी पड़ेगी। इनिशियली वन कंट्रोल क्लास इज एलोकेटेड फॉर यूज केस। यूजुअली क्या होता है कि एक कंट्रोल क्लास एक यूज केस के लिए हम बनाते हैं। लेट्स सपोज हमारे सिस्टम में मल्टीपल यूज केसेस हैं, सो वी आर अज्यूमिंग कि हर यूज केस के लिए एटलीस्ट एक कंट्रोल क्लास होनी चाहिए। दिस माइट बी ओवरकोल्ड कंट्रोल क्लासेस विद सिमिलर बिहेवियर मे बी कंबाइंड। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर डिफरेंट यूज केसेस के लिए, हर यूज केस के लिए अलग अलग कंट्रोल क्लासेस बनाने से अच्छा है कि अगर कंट्रोल क्लास का सेम बिहेवियर है तो आप उनको कंबाइन करें। इट्स नॉट स्टार्ट में तो आप इस रूल के साथ जा सकते हैं कि हर यूज केस के लिए एक कंट्रोल क्लास हो, लेकिन जैसे जैसे आप डेवलपमेंट करते चले गए आपको पता चलता गया कि हर कंट्रोल क्लास में कुछ टास्क जो है रिपीट हो रहे हैं। तो वो रिपीटेंस टास्क को खत्म करने के लिए आप एक ही कंबाइन क्लास बना दें। जैसे अब मल्टीपल क्लासेस हैं जो डेटाबेस की, इससे कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड होगी, तो या तो ये कि आप डेटाबेस की कनेक्टिविटी वाला क्लास हर कोड में करें, तो वो रिडंडेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो हर उसके लिए अलग अलग कंट्रोल क्लास बनाने से अच्छा है कि एक कंट्रोल क्लास बना दें डीबी कनेक्टिविटी। अब जब भी किसी एंटिटी क्लास को या बाउंड्री क्लास को उससे लिंक की जरूरत हो, वो उस डीबी की क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करके वो कनेक्शन प्रोवाइड हो सके। Examine the sequence logic in the control classes for the system. It is very similar. The control class will be combined into one control class। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर आप उसी रूल पे चल रहे हैं कि हर यूज केस के लिए एक अलग अलग कंट्रोल क्लास होनी चाहिए, तो जो आपकी कंट्रोल क्लास आपको लग रहा है कि उनके बिहेवियर सेम है, तो उनको अलग अलग गुजारने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप एक ही कंबाइन क्लास बना दें जिसमें वो सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म हो रही हो, यानी कि रिडंडेंसी ना हो। अब वो जो केस स्टडी हमने पढ़ी उसके अकॉर्डिंगली क्या बता रहे हैं? इन द ईएसयू कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम देयर इज अ कंट्रोल क्लास। एक कंट्रोल क्लास है हमारे पास फॉर द मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन यूज केस। जब हम जहाँ पे कोर्स इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि कोर्स में क्या चेंजेस आ रही हैं, एडिट अपडेट डिलीट, नेम चेंज हो रहा है, टाइमिंग चेंज हो रही है, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन की क्लास। एंड वन फॉर द क्रिएट कोर्स कैटलॉग यूज केस।
ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिए, वो ईएसयू जो केस स्टडी हम डिस्कस कर रहे थे उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस किया है। ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक यूज केस है मेंटेन कोर्स इन्फॉर्मेशन का, जिसके लिए हमारे पास एक कंट्रोल क्लास है, और एक यूज केस है हमारे पास क्रिएट कोर्स कैटलॉग का। ठीक है, एक में कोर्स इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो रही है कि कोर्स का नाम क्या है, ये सारी चीजें, कौन पढ़ा रहा है उसको, स्टूडेंट कौन कौन एनरोल्ड है, और एक क्रिएट कोर्स कैटलॉग का यूज केस है, यानी कि जिसमें कोर्स क्रिएट हो रहा है तो उसकी टाइमिंग, स्केड्यूल, किस क्लास में हो रहा है, किस रूम में हो रहा है, ये सब चीजें। जी, स्लो आ रही है आवाज? हेलो जी स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर है? ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट यूज केसेस हैं और दोनों यूज केसेस के लिए वी हैव डिफरेंट कंट्रोल क्लासेस। दो अलग यूज केस हैं तो उसके लिए दो कंट्रोल क्लासेस। अब इसको आगे एलैबोरेट करेंगे। Each control class get information from a boundary class and deal with course information. दोनों कंट्रोल क्लासेस क्या कर रही हैं, बाउंड्री क्लास से इन्फॉर्मेशन ले रही हैं। मतलब जब हम कोर्स क्रिएट करते वक्त फॉर्म पे जो इन्फॉर्मेशन कोर्स की फिल करेंगे वो कहाँ जाएगी, हमारे पास कंट्रोल क्लास के पास। एंड डील्स विद कोर्स इन्फॉर्मेशन, और मेन काम क्या हो रहा है, दोनों कंट्रोल क्लासेस में कोर्स की इन्फॉर्मेशन जा रही है। It is possible that these two control classes could be combined since they have similar behavior and access similar information. वो कह रहे हैं कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इनको दो अलग अलग कंट्रोल क्लासेस के साथ जाने के बजाय हम आगे जाके इनको एक ही कंट्रोल क्लास में मर्ज कर दें, क्योंकि उसका बिहेवियर भी ऑलमोस्ट सेम है और सेम इंफॉर्मेशन को ही दोनों क्लासेस एक्सेस कर रही हैं। तो इनको दो अलग अलग क्लासेस बनाने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम उसको एक सिंगल सिंपल क्लास बना सकते हैं। तो दैट इज कंबाइनिंग क्लासेस। ये सारा होमोजेनाइजेशन का प्रोसेस है कि हम क्लासेस को कंबाइन करें, मींस मॉडल की रिफाइनमेंट। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग क्लासेस। अगर हमें कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारी क्लास, एक ही क्लास बहुत बर्डनाइज हो रही है, उस पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है, हम हमेशा एक डिजाइन प्रिंसिपल यूज करते हैं विच इज हाईली कोहेसिव एंड लूजली कपल्ड मॉड्यूल होने चाहिए। हाईली कोहेसिव मींस कि सिंगल फंक्शनैलिटी। अगर मैं एक मेथड बना रही हूँ तो उस मेथड में एक ही मेन काम जो उस मेथड का नाम है उसी के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं परसेंटेज का मेथड है तो कोर्स का नंबर भी उसी में इनपुट हो रहे हैं, परसेंटेज भी उसी से कैलकुलेट हो रही है, ग्रेड भी उसी मेथड के अंदर निकल रहा है और स्कॉलरशिप भी उसी मेथड से निकल रही है। ठीक है, तो ये हाईली कोहेसिव मॉड्यूल नहीं है। इसका मतलब ये कि एक ही मेथड के अंदर मैंने सारी फंक्शनैलिटी डाल दी। ठीक है, यही काम तो हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में कर रहे थे, जो आपने पीएफ में पढ़ा होगा। मेथड्स पढ़ने से पहले पीएफ में सारा काम आप मेन के अंदर कर रहे थे। अब होता ये था कि अगर हमने 50 लाइन ऑफ कोड लिखी है तो जब मैं रन करूंगी तो वो 50 लाइन ऑफ कोड ही रन होंगी। लेट सपोज मुझे उन 50 में से सिर्फ 10 को एग्जीक्यूट करना है, बट क्योंकि वो मेन के अंदर है और सिक्वेंशियल ऑर्डर में है, वन बाय वन वो सब प्रोसेस होंगी। इसीलिए हमने क्या किया, हमने अलग अलग मॉड्यूल्स बना लिए, हमने मेथड्स बना लिए कि जब जब हमें मेथड की जरूरत होगी हम उस मेथड को मेन से कॉल कर लेंगे। और वो जो मेथड हम बनाएं वो सिंगल फंक्शनैलिटी मेथड होने चाहिए। सिंगल फंक्शनैलिटी मींस हाईली कोहेसिव, एक मेथड में एक ही काम हो रहा हो। अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मैं परसेंटेज का मेथड कॉल कर लूं। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो मैं परसेंटेज का मेथड कॉल करूं, उसमें से ग्रेड भी निकल रहा है, स्कॉलरशिप भी निकल रही है, मुझे तो एक वैल्यू चाहिए परसेंटेज। अब उसके लिए सारी प्रोसेसिंग तो एक्स्ट्रा टाइम ले रही है ना मेरे सिस्टम का भी, और टाइम भी ले रही है, स्पेस भी ले रहा है। तो हाईली कोहेसिव एप्लीकेशन होनी चाहिए, और हमारे पास क्या होना चाहिए, और हमारे पास लूजली कपल्ड मॉड्यूल्स होने चाहिए। मॉड्यूल्स के आपस में कनेक्टिविटी कम से कम हो। अगर लेट सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरे पास 20 मॉड्यूल्स हैं, मतलब 20 मेथड हैं फॉर एग्जांपल अभी, और सब मेथड आपस में एक दूसरे से बहुत टाइटली कपल्ड हैं। मतलब एक मेथड बाकी 10 मेथड को कॉल कर रहा है, 10 मेथड के अंदर भी 5 मेथड कॉल हो रहे हैं, उन 5 मेथड के अंदर कोई और मेथड कॉल हो रहा है, तो और सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं, तो मेरा कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसकी टेस्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अगर मैं किसी एक में चेंज करूंगी, क्योंकि सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो उसका इफेक्ट मेरे पूरे नेटवर्क पे आ सकता है, और फिर टेस्टिंग भी मुझे सब पे जाके करनी पड़ेगी। सो गोल्डन रूल क्या है हमारे पास, हाईली कोहेसिव एंड लूजली कपल्ड। सिंगल फंक्शनैलिटी मॉड्यूल होने चाहिए, हाईली कोहेसिव एंड लूजली कपल्ड, मॉड्यूल्स के बीच में कनेक्टिविटी कम से कम हो।
ठीक है। सो स्प्लिटिंग क्लासेस हमें क्या कह रही है, क्लासेस शुड बी एग्जामिन्ड टू डिटरमाइन इफ दे आर फॉलोइंग द गोल्डन रूल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड व्हिच स्टेट दैट अ क्लास शुड डू वन थिंग एंड डू इट रियली वेल। मतलब एक क्लास में एक मेन फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, हाईली कोहेसिव, और लेकिन वो उसी को बहुत अच्छे से करे, गुड डिजाइन अप्रोच। ठीक है। तो व्हाट इज द गोल्डन प्रिंसिपल, कि हमारी क्लास जो है वो एक मेन टास्क परफॉर्म कर रही हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि कोर्स की एंट्री भी एक ही क्लास में हो रही हो, और जो है हमारे पास स्टूडेंट की एनरोलमेंट भी एक ही क्लास में हो रही हो, मार्क्स कैलकुलेशन भी एक ही क्लास में हो रही हो, अगर स्टूडेंट ने स्विच करना है तो भी एक क्लास में हो रहा हो। मतलब हर क्लास में सिंगल एंडेड फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। यही स्ट्रेटेजी हम क्लास के लिए भी यूज करेंगे, यही स्ट्रेटेजी हम मेथड्स, मॉड्यूल्स और ऑपरेशन के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज द गोल्डन रूल, दैट अ क्लास शुड डू वन थिंग एंड डू इट रियली वेल। एक मेन टास्क जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस क्लास का, वो क्लास वही काम कर रही हो और उसको बहुत अच्छे से कर रही हो। For example, a student information class that contains information about the student actor as well as information about what courses the student has successfully completed is doing too much. Let's suppose वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की क्लास स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी रख रही है, और वो स्टूडेंट कितने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हैं, कौन कौन से कोर्सेज में क्या ग्रेड है, उसका क्या सीजीपी है, वो सब कौन कौन से कोर्सेज वो पढ़ चुका है प्रीवियस, अगर वो दोनों इन्फॉर्मेशन एक ही क्लास रख रही है तो इसका मतलब उस पे हमने उस क्लास को बहुत ज्यादा बर्डनाइज किया हुआ है। वो क्लास बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रही है। जो हमारा गोल्डन डिजाइन प्रिंसिपल है वो उसको फॉलो नहीं कर रही। और गोल्डन प्रिंसिपल क्या है, क्लास शुड डू वन थिंग एंड डू इट रियली वेल। जब हम एक ही क्लास को में बहुत ज्यादा टास्क दे देंगे, बहुत ज्यादा बर्डनाइज कर देंगे, तो वो जो वेल क्राइटेरिया है वो अचीव नहीं हो सकेगा। हो सकता है वो समहाउ कर रही हो वो काम, लेकिन उतने अप्रोप्रिएटली और उतना क्वालिटी से ना कर रही हो जितना फोकस वो एक मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ कर सकती है। तो वो कह रही है कि यहाँ पे क्या एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की क्लास जो है वो स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी रख रही है और उसके कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन भी रख रही है, जो कोर्सेज स्टूडेंट पढ़ चुका है प्रीवियस कोर्सेज उसकी भी इन्फॉर्मेशन, तो ये क्लास जो है वो बहुत ज्यादा काम कर रही है, बहुत ज्यादा ओवरबर्डनाइज हो सकती है। So what approach can be used here? We can split class into multiple classes according to the functionality. ठीक है, दिस इज बेटर मॉडल एज टू क्लासेस। इससे बेटर ये है कि हम दो अलग अलग क्लासेस बना दें। एक क्लास हम बना दें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन की, और एक क्लास हम बना दें ट्रांसक्रिप्ट की। ट्रांसक्रिप्ट में क्या हो, स्टूडेंट की आईडी, उसका नेम, कोर्सेज कौन कौन से पढ़ लिए हैं, सीजीपीए, वो सब ट्रांसक्रिप्ट में जा रहा हो। हर नया आने वाला कोर्स जो जिसमें वो स्टूडेंट एनरोल्ड हो, उसकी मार्किंग ट्रांसक्रिप्ट की क्लास में स्टोर होती चली जाए विद एन एसोसिएशन बिटवीन देम। और हम दोनों को लिंक कैसे करेंगे, सिंपल एसोसिएशन के थ्रू, कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन और ट्रांसक्रिप्ट आपस में दोनों इंटरलिंक्ड है। Often what happens to be only an attribute and is having structure and behavior onto itself and should be split off on its own class. For example, we will look at departments in the university. अब इन्होंने डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी। Each course is sponsored by a डिपार्टमेंट। हर कोर्स जो है उसको कोई ना कोई डिपार्टमेंट स्पॉन्सर कर रहा होगा, मीन्स वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट के अंडर ही ऑफर हो रहा होगा। Initially, this information was modeled as an attribute of the course class. ठीक है, कोर्स की क्लास में हम ये एट्रीब्यूट रखेंगे कि डिपार्टमेंट कौन सा होना चाहिए, कौन सा क्लास का ये कोर्स है। Further analysis showed that it was necessary to capture the number of students taking classes in each department.
फिर आगे जब हमने फर्दर एनालिसिस किया तो हमें पता चला, देखें ये सब रिफाइनमेंट हो रही है, इनिशियल में हमने कुछ और पता किया लेकिन जब हमने एनालिसिस किया तो हमारे पास और इन्फॉर्मेशन आई। सो फर्दर एनालिसिस हमें क्या शो कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भी रखें कि हर डिपार्टमेंट में जो कोर्स ऑफर हो रहा है उसमें कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, द नंबर ऑफ प्रोफेसर दैट टीच डिपार्टमेंट कोर्सेज, उस डिपार्टमेंट के कोर्सेज कौन कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मतलब स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन भी आ गई, टीचर की इन्फॉर्मेशन भी आ गई, एंड द नंबर ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय ईच डिपार्टमेंट, और हर नंबर जो डिपार्टमेंट जितने कोर्सेज जो है वो ऑफर कर रहा है उनका नंबर भी, ठीक है। Hence a department class was created। इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक डिपार्टमेंट की क्लास भी बना ली। पहले हमारे पास क्या थी, कोर्स की क्लास, फिर हमने एक डिपार्टमेंट की क्लास भी बना दी। The initial attribute of department for a course was replaced with an association between course and department। तो जो डिपार्टमेंट का इनिशियल एट्रीब्यूट था कोर्स के लिए, उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, एन एसोसिएशन बिटवीन कोर्स एंड डिपार्टमेंट, यानी कि जो कोर्स है, जो डिपार्टमेंट का नेम है, आईडी है, उसको हम एसोसिएट कर देंगे कोर्स से, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कोर्स उस डिपार्टमेंट के अंडर ऑफर हो रहा है। तो ये हमारे पास स्प्लिटिंग क्लासेस का कॉन्सेप्ट हो गया कि हम एट्रीब्यूट को किस तरीके से, जब हमने एट्रीब्यूट डिफाइन करना हो, मींस हमने एक क्लास को स्प्लिट कर दिया मल्टीपल क्लासेस पे अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनैलिटी, सो हम एट्रीब्यूट को भी एसोसिएशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे एक क्लास को दूसरी क्लास से कनेक्शन है, डिपार्टमेंट और कोर्स, सो हम डिपार्टमेंट का जो इनिशियल एट्रीब्यूट है कोर्स के लिए उसको हम एसोसिएशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मींस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट हम कोर्स में बना देंगे, एक सिंपल एसोसिएशन हो जाएगी कि वो डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्ट उस कोर्स से लिंक कर देंगे। एलिमिनेटिंग क्लासेस, ऐसा कौन सा सिनेरियो होता है जिसमें हम क्लासेस को अपने सिनेरियो से एलिमिनेट कर सकते हैं। A class may be eliminated altogether from the model. This happens when, कब करेंगे delete, eliminate, the class does not have any structure or behavior, जब उस क्लास का कोई स्ट्रक्चर या बिहेवियर नहीं होगा या उसका कोई ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा होगा। द क्लास डज नॉट पार्टिसिपेट इन एनी यूज केस, या वो क्लास किसी भी सिनेरियो में किसी भी यूज केस में पार्टिसिपेट नहीं कर रही होगी, मीन यूजलेस होगी। हमने एक क्लास बना तो दी लेकिन उसके मेथड, उसका स्ट्रक्चर, उसकी फंक्शनैलिटी कहीं यूज ही नहीं हो पा रही, तो हम ऐसी क्लासेस को अपने मॉडल से एलिमिनेट कर सकते हैं। In particular, examine control classes. Lack of sequencing responsibility may lead to the deletion of the कंट्रोल क्लास। अगर हम कंट्रोल क्लास की बात करें तो अगर हमने सीक्वेंसिंग प्रॉपर्ली नहीं की कि कौन सी क्लास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है, तो वहां पे हमारे पास कंट्रोल क्लासेस की डिलीशन का चांसेस हो सकते हैं। This is especially true if the control class is only a pass-through. That is, the control class receives information from boundary class and immediately passes it to an entity class without the need for sequencing logic। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो है कि फॉर्म से इंफॉर्मेशन आई कंट्रोल क्लास के पास और कंट्रोल क्लास ने डायरेक्ट वो इंफॉर्मेशन फॉरन से पास कर दिया एंटिटी क्लास को, मींस ना तो कोई लॉजिक लगी, ना कोई इफ एल्स बट, ना कुछ उसका प्रॉपर कोई सीक्वेंसिंग हुई, ना कोई लॉजिक लगी, ना कोई डिसीजन लिया, डायरेक्ट वो डाटा उठा के कहाँ पास कर दिया, हमारी एंटिटी क्लास में। तो उस केस में हो सकता है कि हमें अपनी कंट्रोल क्लास को एलिमिनेट करना पड़े क्योंकि उसका कोई यूजेज ही नहीं है, वो सिर्फ किस लिए यूज हो रही है, कम्युनिटी ब्रिज के तौर पे। In the ESU course registration system, initially we would create a control class for the select courses to teach use case। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ESU कोर्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम में हमने ये स्टार्ट में जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो हमने ये चीज आइडेंटिफाई की, वी शुड हैव अ कंट्रोल क्लास फॉर सिलेक्ट कोर्सेज टू टीच यूज केस। वो जो प्रोफेसर जो अपने कोई कोर्सेज सिलेक्ट कर रहे हैं जो उन्होंने पढ़ाना है सेमेस्टर या नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो उसके यूज केस के लिए हमने एक कंट्रोल क्लास बनाई। This use case provides the capability for professors to state what course offerings they will teach in a given semester. There is no sequencing logic needed for the control class। इस सिनेरियो में कंट्रोल क्लास के लिए हमें कोई लॉजिक है ही नहीं, बाउंड्री क्लास यानी कि फॉर्म से प्रोफेसर ने कोर्स सिलेक्ट किया और इन्फॉर्मेशन भेज दी। अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, The professor enters in information into on the GUI screen, मतलब फॉर्म पे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी प्रोफेसर ने, and the professor is added to the selected offering।
और प्रोफेसर कहाँ ऐड होगा है, सिलेक्टेड ऑफरिंग में। तो इस सिनेरियो में कंट्रोल क्लास का जो है कोई यूजेज नहीं है, तो इस केस में हम कंट्रोल क्लास को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर दफा बाउंड्री और एंटिटी क्लास के बीच में रिलेशनशिप के लिए कंट्रोल क्लास रिक्वायर्ड हो। अगर कंट्रोल क्लास में कोई लॉजिक नहीं लग रही तो आप कंट्रोल क्लास को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम कंसिस्टेंसी चेकिंग कर रहे होते हैं। कंसिस्टेंसी चेकिंग क्या होती है कि हमने जो है जो एनालिसिस और डिजाइन किया है वो हमारे चीज हमारे कोड में डिप्लॉयमेंट में भी कंसिस्टेंट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी क्लास डायग्राम में कोई और रिलेशनशिप है और कोड में इम्प्लीमेंटेशन कोई और है। तो कंसिस्टेंसी चेकिंग क्या है? Since the static view of the system as shows in class diagram and the dynamic view of the system as shows in the use case diagram and interaction diagram are under development in पैरेलल। वही चीज जो हमने डिजाइन किया है, एनालिसिस डिजाइन जो हमने यूज केस डायग्राम बनाई है, जो हमने क्लास डायग्राम बनाई है, जो हमने सीक्वेंस डायग्राम बनाई है, जो सिस्टम हमारा डेवलप हो रहा है वो सिस्टम उन्हीं डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली है या नहीं है। सो दैट इज हम कंसिस्टेंसी पैरामीटर चेक कर रहे हैं कि दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं है। मींस हमने एक्चुअली जो आपका इस कोर्स में प्रोजेक्ट करवाने का जो पर्पस है वो यही है, कंसिस्टेंसी चेक करना कि जो आपने डॉक्यूमेंट बनाई है, डॉक्यूमेंट में जो यूज केस डायग्राम में जो सिस्टम का फ्लो बताया है, एक्चुअली आपका सिस्टम वैसे ही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कंसिस्टेंसी चेकिंग अगेन इज द प्रोसेस ऑफ होमोजेनाइजेशन एज वेल। Because both views and under development concurrently, they must be cross-checked to ensure that different assumptions or decisions are not being made in different views. वो कह रहे हैं कि हम different view check कर रहे होते हैं कि जो चीज हमने पेपर वर्क की है, जो हमने एनालिसिस और डिजाइन किया है, एप्लीकेशन बनने के बाद भी वही बन रही है। हम एक्चुअली मॉडल बना क्यों रहे हैं, हम एनालिसिस और डिजाइन पे इतना टाइम लगा क्यों रहे हैं? इसलिए ताकि जब हम कोड करें तो कोड करना आसान हो और कोड उसी के अकॉर्डिंगली हो जो हमने एनालिसिस और डिजाइन किया है। जब मॉडल हमारा कुछ और कह रहा हो और डेवलप होने के बाद एप्लीकेशन कुछ और बन रही हो तो फिर इस सब काम करने का पर्पस, सब चीजें तो फिर यूजलेस हो गई ना। Consistency checking does not occur during a separate phase or a single step of the analysis process. It should be integrated through the life cycle of the system under development. कह रहे हैं consistency checking करने का कोई एक particular phase नहीं है कि हम इस particular phase में करेंगे। हम कहीं पे भी consistency checking अपने system की कर सकते हैं। Consistency checking is best accomplished by forming a small team. आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक small team बना दें जिसका टास्क ये हो कि वो दोनों चीजों को जो है ट्रेस कर रहे हो, जो जो आप अब तक डेवलप कर चुके हैं और जो आपका मॉडल में है वो उसको क्रॉस चेक कर रहे हो। द टीम शुड बी कंपोज ऑफ अ क्रॉस सेक्शंस ऑफ पर्सनल, और उस टीम में हर जो है वो एरिया के लोग मौजूद हो, ताकि क्योंकि हम ये कंसिस्टेंसी चेकिंग किसी भी फेज में कर सकते हैं। सो हर जो है वो डिपार्टमेंट का बंदा, लेट सपोज एनालिस्ट एंड डिजाइनर्स भी होने चाहिए, कस्टमर और कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए, डोमेन एक्सपर्ट भी होने चाहिए और टेस्टिंग से रिलेटेड लोग भी होने चाहिए, क्यूए वाले भी होने चाहिए। तो एक टीम बना दें जो हर चीज कंसिस्टेंसी चेकिंग कर रहे हो। Scenario walkthrough. Scenario walkthrough क्या होगा? A primary method or of consistency checking is to walk through the highest scenarios as represented by sequence or collaboration diagram. ठीक है, जो ऐसे सिनेरियो जिसमें लग रहा है कि रिस्क बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा ऐसे फीचर जो बहुत ज्यादा यूज होंगे, जिनका जो मेन फोकस हमारा सिस्टम का जिन फीचर्स पे है वो हाई रिस्क सिनेरियोज होंगे। सो उस पे हम क्या करें, उस पे हम वॉक थ्रू की एक्टिविटी कंडक्ट करें, मतलब उसको रन करके देखें। मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे विदाउट एनी डिले।